देखिए मित्रों, भारतीय संविधान का जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, आज उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 31, और जानेंगे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 31 था, इसको क्यों समाप्त किया गया, क्यों निरस्त किया गया, उस सभी पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। अनुच्छेद नंबर 31 नागरिकों का संपत्तियों का मूल अधिकार से संबंधित था। ये जैसे संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब संसद द्वारा निरस्त क्यों किया गया था, इस पर आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मिलते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसको निरस्त किया गया था। निरस्त किया गया तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया, लेकिन इसके अंतर्गत आप देखें तो अनुच्छेद नंबर 31 के, अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ग ये निरस्त नहीं किए गए। यानी अनुच्छेद 31 है, ये 4 भागों में बटा हुआ है, इसके 3 भाग को निरस्त नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये भूमि सुधार से संबंधित था, अन्य विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। और ये अन्य विकास कार्य महत्वपूर्ण थे, इसके लिए इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या संबंधित चीज़ें थी वो देखिए। कुछ परिस्थितियों में इसके अंदर क्या क्या वो देखिए। अनुच्छेद 31 के इसमें क्या दिया गया है, यदि हम इसकी बात करें तो क्या है, इसमें जो विधियां उस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई जाएंगी, यानी अनुच्छेद 31 के को जब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर इसको असंवैधानिक नहीं होगा। यानी जो प्रावधान किया जाएगा, 31 के क्या था, संपत्ति का अधिकार था। इसके तहत जो है सरकारें जो हैं जो जनहित के कार्य नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले मौलिक अधिकार था। और जब तक मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। वहीं पर यदि हम अपने उच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ये उच्च न्यायालय में जा सकते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 14 और 19 को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 31 क को संविधान संशोधन जो प्रथम हुआ था 1951 द्वारा, ये जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि राज्य जो है वो किसी के भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकता है। तो ये क्या क्या कैसे किया जाएगा अधिग्रहण, वो देखते हैं हम। फिर यहाँ पर 31 ख को देखते हैं। 31 ख में क्या दिया है, संविधान, ये भी संविधान का जो प्रथम संशोधन था उसके तहत जोड़ा गया था, जिसमें उपबंध क्या है कि 9वीं अनुसूची है, जो हमारी 9वीं अनुसूची है, जो अनुच्छेद किसके माध्यम से जोड़ा गया था, ये भी आपके प्रथम जो संविधान संशोधन था उसी के तहत जोड़ी गई थी। इसमें उल्लेख किया गया है कि अधिनियम या विनियम को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। यानी ये जो 31 क, 31 ख, 31 ग ये जो जोड़े गए हैं, 31 क और ख को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जबकि 31 ग को 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा 1971 के अंदर। असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यों के सामने जो विकास कार्य करते हैं राज्य, उनके सामने काफ़ी अड़चनें आ रही थी, इसलिए इसको निरस्त करना राज्यों की मजबूरी बन गया था। क्यों मजबूरियां हुई, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। हमने जाना था कि 14 अनुच्छेद जो है उसको इसके माध्यम से क्या नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है, 19 में क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 31 ग को 25वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 1971 के अंदर, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया कि अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग में, 39 के खंड ख और ग में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपके 36 से 51 क्या शुरू हो जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं, यानी DPSP शुरू हो जाते हैं 36 से 51 के अंदर, भाग 4 के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें 39 क में क्या दिया गया है कि राज्य सभी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। 39 के अंदर, 39 के अंदर यदि 39 क की बात करें
तो सार्वजनिक धन का वितरण एवं स्वामित्व प्रबंधन का इसके लिए बताया गया है। और ख की बात करें तो राज्य ग की तो राज्य को निर्देश करता है कि वो धन का समान वितरण का प्रावधान करे, ये 39 के अंदर। और यदि हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है कि राज्य विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। जबकि आपका अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, इन सभी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि आप देश हित में, जनहित में कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए यदि किसी की जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो। और इसके तहत और क्या बताया गया, 31 क के उल्लंघन के आधार पर इनको चुनौती नहीं दी जाएगी। क के 31 का जो उल्लंघन होगा तो आप जो 14 का उल्लंघन हो रहा है, यदि हम 31 को निरस्त कर रहे हैं, आपके आर्टिकल नंबर 14 का, आर्टिकल नंबर 19 का यदि उल्लंघन हो रहा है, क्यों? क्योंकि 39 ख और ग को लेकर के, क्योंकि ख और ग में क्या बताया गया है, समान व्यवहार करना है नागरिकों के लिए, संपत्ति का समान वितरण करना है। तो उस आधार पर हम इनको क्या नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते राज्य के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में इनको चुनौती नहीं दी जाएगी। इसीलिए अनुच्छेद 31 क, ख और ग ये संपत्ति से संबंधित नागरिकों के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और राज्य को यहाँ पर और शक्तियाँ प्रदान की गई। क्या अधिकार प्रदान करता है ये कि वह किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, यानी किसी की भूमि का भी अधिग्रहण कर सकता है यदि उसको आवश्यकता है, और बाजार मूल्य पर, यानी जो उस समय ज़मीन का जो सरकारी रेट है उस के आधार पर उसका मुआवजा प्रदान करेगा, उस व्यक्ति को मुआवजा देगा। ऐसे मुआवजे को न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जाएगी। यहाँ पर न्यायालय केवल एक जांच करेगा कि उस विधि के अनुसार 39 ख और ग से संबंधित है या नहीं, यानी जो संपत्ति वो ले रहा है उसका वास्तव में जनहित में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यहाँ पर केवल इसकी जांच करेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भूमि यदि मूल अधिकार की श्रेणी में रहती तो राज्य विकास कार्य नहीं कर पाते। जब भूमि नागरिकों का मूल अधिकार था तब विकास कार्यों में अनेक बाधाएं आई थी, जिसके कारण समय समय पर जब भी विकास कार्य करने होते लोग जो है, केरल का एक मुद्दा था, वहाँ पर जमीन के लेकर के कहाँ पर चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग चले गए थे। ठीक है, ये विकास कार्य उस समय संभव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इसको निरस्त करना पड़ा था। या आप जान गए होंगे कि इसको क्यों निरस्त करना पड़ा, कैसे निरस्त किया गया था। यदि हम आर्टिकल नंबर 19 में बात करें तो 19F आप बात करें, 19F आपको बुक के अंदर नहीं देखने को मिलता, तो 19F के तहत भी संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। 19F नहीं मिलता आपको। बाद में क्या महसूस हुआ, ये महसूस किया गया कि सरकार को विकास कार्य करने के लिए और अन्य प्रकार की बहुत सी योजनाओं को जो व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी होती हैं, इनके लिए जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए। और जमीन क्योंकि मौलिक अधिकार था, संपत्ति सरकार इसे लेने में सक्षम नहीं थी, इसलिए इसको संपत्ति के अधिकार से निकाल करके कई बार संशोधन करने पड़े थे। इसलिए इसको क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। और ये कानूनी अधिकार हमें कहाँ पर दिया गया है वो देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना भारत की सरकारों के लिए अब ये जरूरी हो गया था, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हुआ था और लोगों के सामने जो बहुत सी समस्याएं थी, देश का विकास भी करना था, लोगों को समान अधिकार भी देने थे। क्योंकि उस समय जो दक्षिण भारत के अंदर देखें तो बहुत से जो भूस्वामी थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास भूमियाँ थी, और वहाँ पर जो ज़मीन पर काम करने वाले मजदूर थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, वो जमींदारों को टैक्स लेने के लिए वहाँ पर आपने देखा होगा रैयतवाड़ी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था उससे किसानों को समान वितरण देने के लिए
संपत्ति का समान वितरण करने के लिए ये प्रावधान किया गया था। इनके उद्देश्यों को प्राप्त करना उस समय जरूरी था, इसलिए जो समान अधिकार वाले जो बातें थी वो नामुमकिन थी यदि अधिकार ये मौलिक अधिकार रहता। इसलिए इसको समाप्त करना सरकारों के लिए मजबूरी बन गया था, जिसके लिए समय समय पर क्या किए गए, संशोधन किए गए और इसको संकुचित किया गया। संपत्ति के अधिकार को संकुचित करने के बाद इसमें क्या प्रावधान किया गया, क्या इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया। कहाँ पर इसको डाला गया, तो कैसे समाप्त किया गया, पहले वो देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के अंदर। मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया इसे, और संविधान के भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, तो कानूनी अधिकार में क्या प्रावधान किया गया, तो ये प्रावधान किया कि भारतीय संविधान अब अपने नागरिकों को अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करेगा। हालांकि भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। इसको अनुच्छेद 300A के तहत क्या कर दिया गया, कानूनी आदेश है ये, कि आप जमीन लेना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को संपत्ति से कानूनी दायरे के अंदर रह करके वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि आप उसकी संपत्ति ले रहे हैं तो वहां पर 39 ख और ग प्रावधान होने चाहिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आते हैं, तब आप किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको उस समय मौजूदा जो सरकारी रेट है उस हिसाब से आपको उन लोगों को मुआवजा देना होगा। ये प्रावधान किया गया है जो संपत्ति का अधिकार है 300A के तहत। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 31 जो है ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसके डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी था कि क्यों इसको निरस्त किया गया, क्या ऐसी सरकार के सामने मजबूरियां थी। तो आप इसके बारे में डिटेल में जान गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।